डियर स्टूडेंट, स्ट्रक्चरल एनालिसिस की वीडियो सीरीज़ में आज हम मैक्सवेल रेसिप्रोकल थ्योरम, बैटिज थ्योरम, कैस्टिग्लियानो फर्स्ट थ्योरम के बारे में स्टडी करने वाले हैं। इस वीडियो में हम इन थ्योरम से रिलेटेड इनके स्टेटमेंट, एजम्पशंस, फार्मूले और एग्जाम्पल्स के बारे में स्टडी करने वाले हैं। मैक्सवेल रेसिप्रोकल थ्योरम चूँकि हम जानते हैं यह रियल वर्क और वर्चुअल वर्क के कॉन्सेप्ट पर बेस होती है, तो इसको समझने से पहले हमें यह पता होना चाहिए कि स्ट्रक्चरल एनालिसिस में रियल वर्क और वर्चुअल वर्क क्या होता है। रियल वर्क को समझने के लिए मान लीजिए ए बी एक सिंपली सपोर्टेड बीम है जिस पर किसी पॉइंट सी पर हमने एक पॉइंट लोड डब्ल्यू अप्लाई किया है। जब डब्ल्यू अप्लाई किया है तो इस पॉइंट सी पर डब्ल्यू के कारण एक डेफ्लेक्शन डेल्टा जनरेट हुआ। तो इस केस में जो वर्क डन 1/2 डब्ल्यू इंटू डेल्टा होगा, यही रियल वर्क कहलाता है। अब है वर्चुअल वर्क। एक सिमिलर बीम लीजिए ई बी, इस पर हमने एक स्मॉल मैग्नीट्यूड का के पॉइंट अप्लाई किया। चूँकि इस के का मैग्नीट्यूड बहुत छोटा होने के कारण, स्मॉल होने के कारण इसमें जो बीम में डेफ्लेक्शन जनरेट होगा वो नेग्लिजिबल होगा, जिसे हम जीरो कंसीडर कर लेंगे। मतलब रियलिटी में उस के पॉइंट लोड के कारण ए बी बीम में किसी भी प्रकार का डेफ्लेक्शन जनरेट नहीं हुआ है। इस बीम पर के को अप्लाई रहने देते हैं और एक किसी अदर पॉइंट पर एक हैवी मैग्नीट्यूड का सी पॉइंट अप्लाई करते हैं, जिसे आप फिगर सी में देख सकते हैं। जब हमने सी हैवी मैग्नीट्यूड का पॉइंट लोड ए बी बीम पर अप्लाई किया तो के अंडर में एक नया डेफ्लेक्शन वाई जनरेट हुआ। तो इस केस में जो के और वाई का जो मल्टीप्लाई होगा वो क्या कहलाएगा, वर्चुअल वर्क डन। इसको वर्चुअल वर्क इसलिए बोलते हैं क्योंकि डेफ्लेक्शन वाई के जनरेशन में के जो स्मॉल मैग्नीट्यूड का फोर्स है इसका किसी भी प्रकार का डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं है। ओके, देन नाउ सेकेंड, मैक्सवेल रेसिप्रोकल थ्योरम। मैक्सवेल रेसिप्रोकल थ्योरम 1864 में जेम्स क्लार्क मैक्सवेल के द्वारा दी गई थी। इसके पहले एजम्पशंस निम्नानुसार हैं। पहला एजम्पशंस है कि उस स्ट्रक्चर का मटेरियल इलास्टिक होगा और वो हुक्स लॉ को फॉलो करेगा। ओके, सेकंड है कि ड्यूरिंग द टेस्ट, जब हम इसको टेस्ट में मतलब लैब में टेस्ट करेंगे मैक्सवेल रेसिप्रोकल थ्योरम को, तो थ्रू आउट द टेस्टिंग टेम्परेचर कैसा रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तीसरा और इम्पॉर्टेंट इसका एजम्पशंस यह है कि बीम या ट्रस जो भी हम कंसीडर कर रहे हैं मैक्सवेल रेसिप्रोकल थ्योरम के लिए, उनके सपोर्ट अनयील्डिंग नेचर के रहेंगे। अनयील्डिंग नेचर का मतलब होता है कि जब इस पर लोड अप्लाई किया जाएगा स्ट्रक्चर पर तो उसके सपोर्ट में किसी भी प्रकार का सेटलमेंट नहीं होगा। मैक्सवेल थ्योरम रेसिप्रोकल थ्योरम के अकॉर्डिंग मान लीजिए ए बी एक कोई सिंपली सपोर्टेड बीम है जिस पर हमने दो पॉइंट कंसीडर किए हैं, एक सी और डी। सी पर हमने एक पॉइंट लोड डब्ल्यू अप्लाई किया है जिसके कारण डी पॉइंट पे एक डेफ्लेक्शन वाई जनरेट हुआ है। ओके, पहला केस समझ में आया। अब इस लोड को अपन क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे। तो लोड को रिमूव कर देने के कारण बीम पर कोई लोड नहीं रहा है और चूंकि बीम का मटेरियल कैसा है, इलास्टिक है, इसलिए वो अपनी इनिशियल पोजीशन में आ जाएगा बीम, और इसमें बीम के थ्रू आउट द स्पान किसी भी प्रकार का डेफ्लेक्शन नहीं रहेगा। अब इसी बीम पे अपन ने डी पॉइंट पे एक पॉइंट लोड सेम मैग्नीट्यूड का डब्ल्यू अप्लाई किया। जब डब्ल्यू अप्लाई किया तो सी पर एक डेफ्लेक्शन जनरेट होगा जो किसके बराबर होगा, पहले केस में जो डेफ्लेक्शन वाई आएगा उसके बराबर ही होता है। यह मैक्सवेल रेसिप्रोकल थ्योरम का क्या होता है, स्टेटमेंट होता है। अब इसको बेसिकली यदि अपन ध्यान से देखें फिगर डी और फिगर ई को, तो पहले केस में सी क्या था, लोड पॉइंट था। इस पर डब्ल्यू अप्लाई किया और डी पे अपन ने डेफ्लेक्शन वाई मेजर किया जो किसके बराबर था, वाई। अब इस लोड को आप हटा दीजिए। सेकंड केस ई कंसीडर कीजिए, डी पे पॉइंट लोड डब्ल्यू अप्लाई कीजिए और सी पे डेफ्लेक्शन मेजर कीजिए जो किसके बराबर आएगा, वाई के बराबर आएगा। ओके, अब इसको प्रूव करने के लिए हमें मान लीजिए एक ए बी सिंपली सपोर्टेड बीम है जिस पे हमने दो पॉइंट कंसीडर किए हैं, एक सी किया है एक डी किया है। सी पर हमने पॉइंट लोड डब्ल्यू अप्लाई किया। जब बीम पर पॉइंट लोड डब्ल्यू अप्लाई किया है तो सी के अंडर में कैपिटल डेल्टा सी
और डी के अंदर में कैपिटल डेल्टा डी डेफ्लेक्शन जनरेट हुआ, जो फिगर फर्स्ट में शो किया गया है। अब जो वर्क डन इसमें होगा, रियल वर्क डन, जो क्या हो जाएगा 1/2 W इंटू डेल्टा सी। चूँकि डी पॉइंट पर किसी भी प्रकार का लोड नहीं होने के कारण वहाँ पे वर्क डन क्या हो जाएगा 0। ओके। अब सिमिलर टाइप की एक एनोदर बीम कंसीडर कीजिए जो सेम स्पान की है, सेम क्रॉस सेक्शन है, और इसके डी पॉइंट पर हमने एक पॉइंट लोड W अप्लाई किया। ठीक है, जब W अप्लाई किया है तो D के नीचे स्मॉल डेल्टा डी और C पर स्मॉल डेल्टा डी का डेफ्लेक्शन जनरेट हो गया है। अब इस केस में जो रियल वर्क डन होगा D पॉइंट पर 1/2 W इंटू स्मॉल डी, और C पॉइंट पर क्या होगा 0, क्योंकि वहाँ पे कोई भी फोर्स अवेलेबल नहीं है। ओके। अब फिगर 3 को आप ध्यान से देखिए। मान लीजिए ए बी बीम है जो अपन ने प्रीवियस कंसीडर की थी। पहले केस में हमने केवल सी पॉइंट पे डब्ल्यू पॉइंट लोड अप्लाई किया है, ओनली सी पॉइंट पे। तो डेफ्लेक्शन क्या जनरेट होगा, सी पे कैपिटल डेल्टा सी और डी पे क्या हो जाएगा कैपिटल डेल्टा डी। ओके। अब इस सी पॉइंट पे डब्ल्यू लोड को अप्लाई रहने दीजिए, एक और एडिशनल लोड अपन डी पॉइंट पर डब्ल्यू अप्लाई कर देंगे। जब एडिशनल लोड W अप्लाई करेंगे तो इस बीम में D पॉइंट पर एडिशनल डेफ्लेक्शन स्मॉल डेल्टा D और C पॉइंट पर एडिशनल डेफ्लेक्शन डेल्टा C जनरेट हो जाएगा। ओके। तो अब इस केस में टोटल वर्क डन या रियल वर्क डन और वर्चुअल वर्क डन कितना होगा, इसको समझते हैं। फिगर 3 में पहले केस में माना था हमने केवल C पॉइंट पर W लोड अप्लाई किया है, तो वर्क डन क्या हो जाएगा 1/2 W इंटू कैपिटल डेल्टा C। चूँकि डी पे कोई लोड नहीं है अभी, तो वहाँ पे वर्क डन क्या हो जाएगा 0। अब हमने एक एडिशनल लोड डी पे डब्ल्यू अप्लाई किया था, तो यहाँ पे डेफ्लेक्शन क्या जनरेट हुआ स्मॉल डेल्टा डी। तो इसके कारण एडिशनल वर्क डन क्या होगा यहाँ पे 1/2 W इंटू स्मॉल डेल्टा डी, और साथ में सी पर भी एडिशनल डेफ्लेक्शन जनरेट हुआ है स्मॉल डेल्टा सी। चूँकि स्मॉल डेल्टा सी के जनरेशन में सी पॉइंट पर लगे हुए डब्ल्यू लोड का कोई डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं है, इस कारण डब्ल्यू और स्मॉल डेल्टा सी का प्रोडक्ट या गुणा क्या कहलाएगा वर्चुअल वर्क। तो फर्स्ट केस में टोटल वर्क डन क्या हो जाएगा 1/2 W इंटू डेल्टा सी प्लस 1/2 W इंटू स्मॉल डेल्टा डी प्लस W इंटू स्मॉल डेल्टा सी। ओके। अब फिगर 4 को ध्यान से देखिए। ए बी बीम है। फर्स्ट फिगर 3 में हमने क्या था, पहले लोड कहाँ पे अप्लाई किया था, सी पे। अब इस केस में अपन मान रहे हैं कि सबसे पहले हमने पॉइंट लोड डब्ल्यू डी पर अप्लाई किया। जब डी पर अप्लाई किया है तो यहाँ पे डी पर एक डेफ्लेक्शन जनरेट होगा जो किसके बराबर होगा स्मॉल डेल्टा डी के, और सी पर भी डेफ्लेक्शन जनरेट होगा जो किसके बराबर होगा स्मॉल डेल्टा सी के। अब डी पर जो डब्ल्यू लोड लगाया है उसको लगे रहने दीजिए। अब अपन ने एक एडिशनल लोड डब्ल्यू सी पॉइंट पे अप्लाई किया। जब एडिशनल लोड डब्ल्यू सी पॉइंट पे अप्लाई किया तो सी पर एक एडिशनल डेफ्लेक्शन कैपिटल डेल्टा सी जनरेट हो गया। इसके साथ ही इस लोड के कारण डी पॉइंट पर भी एक एडिशनल डेफ्लेक्शन कैपिटल डेल्टा डी जनरेट हो गया है। अब इसके वर्क डन को समझते हैं कि इस केस में दोनों लोड जब अप्लाई कर दिए हैं तो टोटल वर्क डन कितना हुआ है। ठीक है, पहले अपन ने केवल डी पॉइंट पे पॉइंट लोड डब्ल्यू अप्लाई किया था, तो इसके कारण जो रियल वर्क डन होगा 1/2 W इंटू स्मॉल डेल्टा डी। चूँकि डेल्टा सी पर पहले कोई लोड नहीं है तो वहाँ पे रियल वर्क डन क्या हो जाएगा 0। अब अपन ने एक एडिशनल लोड W अप्लाई किया था सी पर, तो इसके वजह से एडिशनल डेफ्लेक्शन क्या आया था डेल्टा सी। तो इस वजह से सी पॉइंट पर रियल वर्क डन क्या होगा 1/2 W इंटू डेल्टा सी। और साथ ही जब सी पर हमने W लोड अप्लाई किया था तो डी पर भी एडिशनल डेफ्लेक्शन कैपिटल डेल्टा डी आया था, जिसके जनरेशन में डी पॉइंट पर लगे हुए लोड का किसी भी प्रकार का डायरेक्टली इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा। इसलिए डी पॉइंट पर जो कैपिटल डेल्टा डी के कारण जो वर्क डन होगा वो किसके बराबर होगा वर्चुअल वर्क डन के, यानी W इंटू कैपिटल डेल्टा डी। अब आप दोनों फिगर को ध्यान से देखिए। बीम एक जैसी हैं ए बी,
सी और डी पर भी लोड एक जैसे लगे हैं डब्ल्यू डब्ल्यू, और टोटल डेफ्लेक्शन भी दोनों केसेस में बराबर हैं। मतलब लोड अंडर दी, दोनों केसेस बीम में, दोनों बीम में लोड अंडर दी डेफ्लेक्शन, अब सॉरी डेफ्लेक्शन अंडर दी लोड दोनों केसेस में सिमिलर है, तो सिमिलर वर्क डन हुआ है। इसलिए टोटल वर्क डन इन फिगर 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, टोटल वर्क डन इन फिगर 4। तो इन फिगर इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को हम क्या कर देंगे, इक्वल कर देंगे, जिससे हमारा क्या आ जाएगा, डेल्टा सी बराबर डेल्टा डी। और आप इस फिगर को देख लीजिए, डेल्टा डी, कैपिटल डेल्टा डी बराबर किसके आ गया, स्मॉल डेल्टा सी के। ओके, जिसको अपन ने प्रूव कर दिया है। अब है अपना बेटीज लॉ। बेटीज लॉ बेसिकली मैक्सवेल रेसिप्रोकल का एडवांस फॉर्म है। मान लीजिए ए बी एक बीम है जिसमें एम पी एम एन ओ अपन ने 3 पॉइंट कंसीडर किए हैं, एम एन ओ, जिस पे अपन ने पॉइंट रूल लगाया क्रमशः P1, P2 और P3। और इसी बीम में PQR पॉइंट पर हमने डेफ्लेक्शन मीजर किया है लोड के कारण, कैपिटल Y1, कैपिटल Y2, कैपिटल Y3। ओके, पहला केस कंप्लीट। अब सिमिलर बीम आप कंसीडर कीजिए, दूसरी बीम सेम जैसी बिल्कुल। अब अपन जो अपने पहले केस में लोड पॉइंट थे MNO और डेफ्लेक्शन पॉइंट क्या थे PQR को, इनको आपस में इंटरचेंज कर देंगे। तो अब लोड कहाँ पे अप्लाई किया जाएगा, PQR पर, जो क्रमशः है Q1, Q2 और Q3। और डेफ्लेक्शन अपन को कहाँ पे मेजर करना है, MNO पर, जो क्रमशः है स्मॉल y1, स्मॉल y2, स्मॉल y3। तो इसमें जो वर्चुअल वर्क डन होगा वो कैसा, या इन दोनों केस में जो रिलेशन होगा वर्चुअल वर्क डन का, वो क्या हो जाएगा, P1 स्मॉल y1, P2 स्मॉल y2, P3 स्मॉल y3, इनका सम कर दीजिए, इक्वल टू Q1 कैपिटल Y1, Q2 कैपिटल Y2 और Q3 कैपिटल Y3। मतलब दोनों केसेस में वर्चुअल वर्क बराबर होगा। पहले केस में जो लोड पॉइंट थे, दूसरे केस में वो क्या हो जाएंगे, डेफ्लेक्शन पॉइंट हो जाएंगे, मतलब एक दूसरे से इंटरचेंज हो जाएंगे। तो बेटीज लॉ का सबसे इम्पोर्टेंट रिलेशनशिप क्या है कि यदि डेफ्लेक्शन पॉइंट को लोड पॉइंट और लोड पॉइंट को डेफ्लेक्शन पॉइंट में कंसीडर के बांट दिया जाता है, तो उनका वर्चुअल वर्क कैसा होता है, बराबर होता है। ओके, अब आता है कैस्टिग्लियानो फर्स्ट थ्योरम। कैस्टिग्लियानो फर्स्ट थ्योरम के अकॉर्डिंग कोई भी बीम हो या ट्रस हो जिसके ऊपर बहुत सारे सिस्टम ऑफ फोर्स एक्ट कर रहे हों, तो सिस्टम ऑफ फोर्स एक्ट होने के कारण उसमें स्ट्रेन एनर्जी मान लीजिए यू स्टोर्ड हो जाती है। अब हम किसी पॉइंट पर डेफ्लेक्शन निकालना चाहते हैं, तो उस पॉइंट पर हम टोटल स्ट्रेन एनर्जी और जिस पॉइंट पर डेफ्लेक्शन लगा है उस पर अप्लाइड लोड P के रिस्पेक्ट में उसका क्या कर देते हैं, डेरिवेटिव। इसको इजीली अपन मान एक एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं। मान लीजिए ए बी एक सिंपली सपोर्टेड बीम है, इस पे बहुत सारे सिस्टम ऑफ फोर्स, मतलब सिस्टम ऑफ फोर्स का मतलब ग्रुप ऑफ फोर्स होता है, P1, P2, P3, Pn तक एक्ट कर रहे हैं। अब कोई पॉइंट C है जिस पर एक पॉइंट रूट लगा है PC, और इसके अंतर्गत अंडर में डेफ्लेक्शन क्या आ रहा है, YC। यदि हमें YC निकालना है तो टोटल स्ट्रेन एनर्जी इस बीम में क्या है, U, और C पॉइंट पर लोड क्या है, PC। तो YC बराबर हो जाएगा डेल U बाई डेल PC। अब मान के चलो यही डेफ्लेक्शन कहाँ पे निकालना होता है, E1 पॉइंट पे, तो Y1 बराबर हो जाएगा डेल U बाई डेल P1। यदि दूसरे पॉइंट पे निकालना होता तो डेल U बाई डेल P2। ओके, ये कहलाता है कैस्टिग्लियानो फर्स्ट थ्योरम। इसके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसके कुछ की पॉइंट्स हो सकते हैं। पहला, मटेरियल इलास्टिक रहेगा, हुक्स लॉ को ओबे करेगा। टेम्परेचर कांस्टेंट माना जाएगा स्ट्रक्चर का। तीसरा, सपोर्ट अनयील्डिंग है, मतलब उनमें लोड अप्लाई करेंगे तो किसी भी प्रकार का सेटलमेंट नहीं होगा। और इसमें जो स्ट्रेन एनर्जी बेंडिंग के अलावा कोई अदर फोर्सेस है जैसे शियर या एक्सियल फोर्स, इनके कारण जो स्ट्रेन एनर्जी आएगी उनको अपन नेग्लिजिबल मान लेंगे। ओके, तो यदि डेफ्लेक्शन निकालना है तो y बराबर इस केस में क्या हो जाएगा, डेल U बाई डेल P। मतलब जिस पॉइंट पे अपन को डेफ्लेक्शन निकालना है
तो बीम की टोटल स्ट्रेन एनर्जी डिवाइडेड बाय उसका डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में कर देंगे, उस पी लोड के रिस्पेक्ट में जिस पॉइंट पे निकालना हो। ओके, यदि अपन को इसमें स्लोप निकालना हो तो केवल सिमिलर सा चेंज है, डेल यू बाई डेल एम, मतलब टोटल स्ट्रेन एनर्जी का जिस पॉइंट पे अपन को स्लोप निकालना है वहाँ पे जो मूवमेंट आ रहा है उसके रिस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे। ओके, अब एक ऐसा केस हो सकता है कि जैसे हमने पूरी बीम में, मान लीजिए पॉइंट देखिए आप, एम नॉट मैंने दर्शाया है इसमें, इस पॉइंट पे अपन को क्या निकालना है, डेफ्लेक्शन निकालना है। लेकिन आप फिगर में देख रहे हैं कि एम नॉट पर किसी भी प्रकार का लोड नहीं है, तो अब क्या किया जाए, डेफ्लेक्शन तो अपन को निकालना है, तो वहाँ पे अपन एक फिक्टिटियस लोड अप्लाई कर देते हैं। फिक्टिटियस लोड का मतलब होता है लोड ऑफ जीरो मैग्नीट्यूड, मतलब पहले अपन टोटल स्ट्रेन एनर्जी निकाल लेंगे, उस फिक्टिटियस लोड मान लिया क्यू है तो उसके फॉर्म में एक इक्वेशन फॉर्म कर लेंगे, उसका क्यू के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर देंगे, देन क्यू की वैल्यू क्या कर देंगे, जीरो पुट कर देंगे। इसी तरीके से किसी एक ऐसे पॉइंट पे डेफ्लेक्शन निकालना हो जहाँ पे किसी भी प्रकार का कपल मूवमेंट नहीं हो, तो हम वहाँ पे एक फिक्टिटियस कपल मूवमेंट लगा देंगे, इक्वेशन फॉर्म कर लेंगे और उसकी वैल्यू क्या रख देंगे, जीरो। इस प्रकार से हमारा ये वीडियो कंप्लीट हुआ। और यदि आपको ये डाटा एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से सूटेबल लगता है तो आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड के बीच में शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।